नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। आज बात उस बिल की करेंगे, आज बात उस विधेयक की करेंगे जिसके आने के बाद चर्चाओं का बाजार बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। बात सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, बल्कि चर्चाएं विदेशों तक हो रही हैं। इस विधेयक को लेकर चर्चाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि विदेशी सांसद भी इस पर खुलकर बोल रहे हैं और देश में तो इस पर विरोध और लगातार विपक्ष द्वारा कई सवाल तो खड़े किए ही जा रहे हैं, लेकिन सरकार इसे काफी ज्यादा जरूरी बता रही है। इस बिल का नाम है FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यानी कि इस एक्ट को इसलिए लाया जा रहा है, इस बिल को इसलिए लाया जा रहा है कि जो विदेशी फंडिंग होती है, जो NGOs होते हैं या फिर कोई भी संस्थान होती है जिसको विदेशों द्वारा फंडिंग प्राप्त होती है, तो उसको लेकर इस बिल को बनाया गया है जिसका नाम है FCRA और इसके संशोधन की बात कही जा रही है, जिसके बाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आखिर इस बिल में बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी और सरकार का जो तर्क है वो विपक्ष क्यों नहीं मानने के लिए तैयार है, और अगर ये बिल में संशोधन होता है, इस विधेयक में संशोधन होता है तो क्या कुछ बदलाव होगा, इन सभी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि FCRA होता क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि FCRA के जब हम विदेशों से फंडिंग लेते हैं, कोई भी NGO विदेशों से फंडिंग लेता है, कोई भी संस्थान जो माफ कीजिएगा, जो सरकारी ना हो, वो विदेशों से जब फंडिंग लेता है तो इसका सारा ब्यौरा FCRA के तहत आता है। उसको जानकारी देनी होती है कि किसके लिए उस फंडिंग को लिया गया है, किस जो है परियोजना की बात की जाए या फिर किन कार्यों के लिए विदेशों से फंडिंग ली गई है और उस फंडिंग का इस्तेमाल कहां किया गया, इसके लिए FCRA बनाया गया था। वही आपको बता दें कि इसमें संशोधन के लिए 2026 में फिर से बात की जा रही है और ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये तर्क लगाया जा रहा है कि इस बिल को इसी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। तो इसको भी लेकर काफी ज्यादा अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। आपको बता दें कि मानसून सत्र के कुछ ही आखिरी दिन बचे हुए हैं जिनमें इस बिल को पेश किए जाने की चर्चाएं बढ़ गई हैं। उम्मीदें जताई जा रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश कर सकते हैं और इसे पारित कराने के लिए पूरी कोशिश NDA द्वारा की जाएगी, सरकार द्वारा की जाएगी। लेकिन विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है और कई सवाल उठा रहा है। विरोध इसलिए किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से क्योंकि उनका यह तर्क है कि अगर FCRA में संशोधन होता है या फिर FCRA को लागू किया जाता है तो काफी ज्यादा संस्थानों को दिक्कत होने वाली है, ईसाई जो स्कूल्स है उनको ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि इस फंडिंग का पूरा मामला क्या है और आखिर क्यों विपक्ष द्वारा ये तर्क दिया जा रहा है और विवाद इतना ज्यादा बढ़ता क्यों नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान आपको बता दें कि कई नियम बनाए गए जिसमें FCRA भी लाया गया। FCRA का कानून इसलिए बनाया गया ताकि विदेशों से जो फंडिंग की जाती थी देश के NGOs में या फिर दूसरे संस्थानों में, तो उसका कोई गैर कानूनी इस्तेमाल ना हो या फिर ऐसी जगहों पर इस्तेमाल ना हो जो सरकार के पक्ष में ना हो या फिर समाज के पक्ष में ना हो। गैर सामाजिक तत्वों या फिर गैर सामाजिक गतिविधियों के लिए इन फंड का इस्तेमाल न हो, इसके लिए FCRA कानून बनाया गया था। इसके बाद फिर 2000 आपको बता दें कि इसके बाद 2010 का दौर आया। 2010 के दौरान आपको बता दें कि उस वक्त के रहे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इस बिल में थोड़ा सा संशोधन किया था और इस पे जो कानूनी कार्रवाई की प्रक्रियाएं थी उनको पूरी तरीके से उनके द्वारा स्पष्ट किया गया और कुछ नियम जो है उनके द्वारा भी बनाए गए। तो लगातार इस FCRA विधेयक में संशोधन किया जाता रहा, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन FCRA के संशोधन में लगातार कानूनों को सख्त किया गया, ना कि इनमें कोई ऐसा बदलाव किया गया जो थोड़ी सी भी नरमी इस गतिविधियों को दे पाए। तो जब विदेशों से फंडिंग आती है, लगातार NGOs को फंडिंग मिलती है, तो इनका सारा ब्यौरा सरकार को देने के लिए इस पूरे नियम को लागू किया गया है। FCRA के तहत आपको बता दें कि जब कोई NGO विदेश से फंडिंग लेता है तो उसको गृह मंत्रालय से FCRA रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसलिए अगर वो FCRA रजिस्ट्रेशन करवाता है तो एलिजिबल हो पाता है कि वो किसी विदेश से फंड ले सके, इसलिए FCRA बनाया गया था। वही आपको बता दें कि FCRA में संशोधन तो हो चुके हैं पिछले सरकारों द्वारा, लेकिन फिर से इसमें संशोधन की जरूरत क्यों पड़ रही है और आखिर बीजेपी सरकार जो है, सत्ता में NDA सरकार है, इस विधेयक को क्यों लागू करना चाहती है और आखिर इस विधेयक को लाने की जरूरत ही क्या पड़ी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस विधेयक को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि कई सवाल जो है सरकार के मन में थे और कई सवाल उठ रहे थे पारदर्शिता को लेकर। पारदर्शिता को लेकर इसलिए सवाल उठ रहे थे क्योंकि जब विदेशों से कोई फंडिंग आती है तो
एक या फिर दो वजह बता दी जाती है, कारण बता दिया जाता है कि हम इस कारण से विदेश से फंडिंग ले रहे हैं। अगर विदेश हमें फंड कर रहा है तो वो हमें एक पर्टिकुलर कार्य के लिए, या फिर कोई भी स्कूल बनवाना हो, या फिर कोई भी ऐसी जगह बनवाना हो जो आम जनता के सुविधाओं के लिए हो, ऐसा ब्यौरा मिलता था सरकार को। लेकिन इस पर भी काफी ज्यादा सवाल खड़े हुए, क्योंकि पारदर्शिता की बात इसलिए यहाँ पर खड़ी हुई कि जब विदेशों से फंडिंग की जाती थी तो सरकार को यह बताया जाता था, गृह मंत्रालय को एफसीआरए के तहत यह बताया जाता था कि इन कारणों की वजह से विदेशी फंडिंग हमें मिली है और इन कार्यों पर उसका इस्तेमाल किया जाना है। लेकिन हर चीज को ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता था, हर गतिविधियों को ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। अभी 2026 में ही एफसीआरए पर परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, एफसीआरए में संशोधन 2026 में ही किए जाने की बात नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि जब बीजेपी सरकार आई थी तो 2020 में बीजेपी सरकार के दौरान एफसीआरए में 3 संशोधन किए गए थे और 3 नए कानून भी बनाए गए थे। इसके तहत आपको बता दें कि जब विदेशों से किसी एनजीओ को फंडिंग होती थी, किसी संस्थान को फंडिंग होती थी, तो उसका 50% जो है हिस्सा एनजीओ अपने प्रशासनिक कार्यों में इस्तेमाल कर सकता था, जैसे कि किसी को सैलरी देनी हुई या फिर कोई भी अन्य कार्य हुए, इसके लिए 50% का जो हिस्सा है वो एनजीओ इस्तेमाल कर सकता था अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए। लेकिन बीजेपी के सरकार आने के बाद एफसीआरए में परिवर्तन कर इसको केवल 20% ही किया गया। इसके बाद दूसरा परिवर्तन किया गया। दूसरा परिवर्तन आपको बता दें कि पहले फंडिंग जो है अलग अलग खातों में आने का प्रावधान था, मतलब कि आप विदेश से जो फंडिंग मिल रही है किसी संस्थान को, वो उसको अलग अलग खातों में मंगवा सकती थी। लेकिन बीजेपी सरकार ने इसमें भी परिवर्तन किया और इसमें परिवर्तन कर ये बोल दिया गया कि एसबीआई की कोई एक स्पेसिफिक ब्रांच में ही फंडिंग ली जाएगी और केवल एक ही बैंक खाते का इस्तेमाल किया जाएगा, अलग अलग खातों में विदेशी फंडिंग नहीं आएगी। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि विदेशी फंडिंग जो है अलग अलग खातों में अगर आती है तो उसको ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वही आपको बता दें कि तीसरा संशोधन जो है काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है और तीसरा संशोधन जो किया गया था वो ये था कि फंडिंग का जो कुछ हिस्सा था वो एनजीओ क्या करते थे, जो बड़े बड़े संस्थान थे, बड़े बड़े एनजीओ थे, वो छोटे छोटे एनजीओ को कुछ फंडिंग का हिस्सा दे देते थे जो उन्हें विदेशों से मिलती थी। तो विदेशों से जो फंडिंग आती थी उसका कुछ हिस्सा बड़े एनजीओ द्वारा छोटे संस्थानों को दे दिया जाता था। लेकिन इसमें परिवर्तन कर ये बोल दिया गया कि अब जो फंडिंग आपको मिल रही है विदेशों से, जिस कार्य के लिए मिल रही है, आप उस फंड को उसी कार्य में लगाएंगे, ना कि किसी संस्था को देने वाले हैं। तो इसको भी लेकर सरकार ने यह तर्क दिया था कि अगर कोई फंड मिलता है तो अगर आप उसे छोटी छोटी संस्थाओं में बांट देते हैं या फिर उसका कुछ हिस्सा छोटे संस्थानों में दे देते हैं तो उसको ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने ये नियम बनाया और ये भी बोला है कि अगर आपको विदेशी फंडिंग मिल रही है किसी कार्य के लिए तो उस कार्य को पूरा करने के लिए उस पूरे फंड का इस्तेमाल किया जाए, ना कि उसे छोटे एनजीओ को दिया जाए। तो ये परिवर्तन 2020 में बीजेपी द्वारा ये 3 नियमों के साथ एफसीआरए में संशोधन किया गया था। अब जिसके बाद 2026 की जो मैंने बात आपसे पहले कही थी कि 2026 में भी अब एनडीए ये विधेयक लेकर आ चुकी है और इसमें काफी परिवर्तन और कई नए कानून बनाने के प्रावधान बताए गए हैं। तो पहला तो पारदर्शिता को ही लेकर है कि अब जो फंडिंग विदेशों से किसी भी एनजीओ या फिर किसी भी संस्थान को मिलेगी, इसका पूरा ब्यौरा उसे सरकार को देना होगा। कहां से फंडिंग मिली है, किन कारणों से फंडिंग मिली है, उनका इस्तेमाल कहां किया जाएगा, कैसे कैसे किया जाएगा, उन सारी प्रक्रियाओं का ए से पूरे A to Z पूरी प्रक्रियाओं का उनको ब्यौरा देना पड़ेगा सरकार को। ऐसा सरकार चाहती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और जो विदेशों से फंडिंग आ रही है उसका गैर कानूनी इस्तेमाल ना हो और ऐसा इस्तेमाल ना हो जिसकी वजह से समाज में किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियां हो जो सकारात्मक ना हो। वही आपको बता दें कि इस पर भी काफी ज्यादा विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतनी ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत क्यों है। अगर आपको पहले ही सरकार को ये ब्यौरा दिया जा रहा है कि हम विदेशों से इस कार्य के लिए फंड मंगा रहे हैं या फिर विदेश हमें इसलिए फंडिंग कर रहा है कि इस पर्टिकुलर इस कार्य को करने के लिए, तो फिर इतना ब्यौरा देने के बाद भी सरकार को इतनी पारदर्शिता क्यों चाहिए। लेकिन सरकार का इस पर तर्क है कि गैर कानूनी हर चीजों को रोकने के लिए इतनी पारदर्शिता बेहद जरूरी है। विदेशों से जो फंड आता है उसका कई जगह
गलत इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कई ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं, फिर कई ऐसे आंदोलन भी कहा जा सके तो निकलकर सामने आए जो सवालों के घेरे में रहे हैं, जिन पर यह आरोप लगाया गया है कि उनको उन दंगों को भड़काने के लिए या फिर उन आंदोलनों को भड़काने के लिए लगातार विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, जिस पर सरकार ने यह नियम पारित करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं आपको बता दें कि दूसरा यह भी है कि धार्मिक गतिविधियों को कंट्रोल में करने के लिए विदेशी फंडिंगों का जो इस्तेमाल होता था, इस पर सरकार पारदर्शिता चाहती है। जो विदेशों से फंड आता था, इसका इस्तेमाल धर्म परिवर्तन में भी किया जाता था। ऐसे कई मामले निकलकर सामने आए और ऐसे कई आरोप भी निकलकर सामने आए, जिसके कारण सरकार को एक्शन लेना पड़ा। सरकार ये तर्क दे रही है कि जो विदेशों से फंडिंग आती थी, उसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पर किया जाए जहां उसकी वास्तविक जरूरत हो, ना कि ऐसी जगहों पर जहां पर धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। धार्मिक गतिविधियों के लिए भी सरकार ने रोका नहीं है। सरकार ने यह बोला है कि अगर किसी को अगर अपने धर्म के बारे में बताना है या फिर फंडिंग इसलिए की जा रही है ताकि अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, तो इस पे भी सरकार ने पूरी तरीके से रोक नहीं लगाया है। सरकार का तर्क बस इतना है कि उस फंडिंग का इस्तेमाल किसी के भी धर्म परिवर्तन में न किया जाए। तो इसको भी लेकर लगातार विपक्ष द्वारा सवाल दागे जा रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आपको क्या दिक्कत है कि अगर विदेशों से जो फंडिंग आ रही है उसका ब्यौरा अगर सरकार के पास जाता है तो क्या दिक्कत है। फंडिंग तो इसलिए ली जाती है कि कोई भी संस्थान, कोई भी स्कूल बनवाए, कोई भी हॉस्टल्स बनवाए या फिर कोई भी ऐसी चीजें बनवाए, बुनियादी ढांचे को डेवलप करे जिससे आम जनता को काफी ज्यादा फायदा हो। जो लोग हैं जिनको इनकी जरूरतें हैं उनको इसका लाभ पहुंचे, इसलिए फंडिंग कराए। एनजीओ इसलिए फंडिंग करते हैं। एनजीओ तो बनाए ही इसलिए हैं कि जो जरूरतमंद है उनका मदद किया जाए, उनके जो है अन्य कार्यों में सहायता किया जाए। तो जब इन्हीं कार्यों का ब्यौरा सरकार मांग रही है तो इसमें दिक्कत किस बात की आ रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। लेकिन जो तीसरा संशोधन किया जा रहा है उसको लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा सवाल दाग रहा है और इसी पर सबसे ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। तीसरा संशोधन यह है कि एफसीआरए का जो रजिस्ट्रेशन है, अगर वो खत्म होता है, अगर किसी एनजीओ ने या फिर किसी संस्थान ने एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो अगर उसकी अवधि खत्म हो जाती है या फिर उसके रिन्यू कराने का डेट जो है काफी ज्यादा आगे बढ़ जाता है या फिर समय पर वो रिन्यू नहीं हो पाती है, तो इसको भी लेकर सरकार की तरफ से लगातार ये बोला जा रहा है कि उस जो संस्थान है जिसको विदेशी फंडिंग प्राप्त थी, एफसीआरए का जो उसने रजिस्ट्रेशन करवाया था उसके तहत उसने जो ब्यौरा दिया था, अगर उसका अवधि खत्म हो जाता है, वो रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाती है, तो जो फंडिंग का इस्तेमाल जिस जगह पर किया गया था या फिर कोई स्कूल बनवाने में, हॉस्टल बनवाने में या फिर कोई भी ऐसी संस्था या फिर कोई जगह बनवाने में कि उस संस्थान पर पूरा अब एनजीओ का कंट्रोल नहीं रहने वाला है। इसको मैं आपको साफ शब्दों में समझाना चाहूंगी। आपको बता दूं कि एफसीआरए के तीसरे संशोधन में ये कहा गया है कि अगर आपका जो फंड है, आपने जो विदेशी फंडिंग से आपने जो स्कूल बनवाए थे, हॉस्टल्स बनवाए थे, वृद्धाश्रम बनवाए थे या फिर कोई भी ऐसी संस्थान बनाई थी जो जरूरतमंद के लिए काफी ज्यादा लाभकारी था, फायदेमंद था, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है तो आपका जो उस पर हक था, जिस तरीके से आप जो स्कूल को रन करने में हेल्प करवा रहे थे, संस्थानों को जो रन करने में आप हेल्प करवा रहे थे, उसमें आपका वो जो रोल था वो हटा दिया जाएगा। अब उनका पूरा कंट्रोल सरकार के हाथों में आ जाएगा। सरकार की कोई भरोसेमंद संस्था उस स्कूल के या फिर उस वृद्ध आश्रम की या फिर उस हॉस्टल की पूरी निगरानी करेगी और उसका सारा कार्य सरकार के अंडर आ जाएगा। सरकार ऐसा कहना चाहती है। तो इसको लेकर भी काफी ज्यादा विवाद बढ़ रहा है। विवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष ये कह रहा है कि कई स्कूल्स जो हैं वो पहले से ही बने हुए थे, पहले एनजीओ को फंडिंग मिलती थी, कई संस्थान है उनको फंडिंग मिलती थी विदेशों से, तो उसके उन्होंने स्कूल्स बनवाए, उन्होंने हॉस्टल्स बनवाए और लगातार ऐसे कार्य किए गए जो जरूरतमंद है उनके लाभ के लिए। ऐसे कई संस्थान बनाए गए जहाँ पर बच्चे आकर पढ़ते हैं, जहाँ पर बच्चे रहते हैं और जो वृद्धाश्रम है वहाँ पर जो है वृद्ध लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगर एफसीआरए रद्द होता है और पूरा कंट्रोल सरकार के हाथों में चला जाता है तो जो नियम कानून उस संस्थान में लागू होते थे, उस स्कूल में लागू होते थे या फिर जिस तरीके का उनको फैसिलिटीज मिलती थी, इन पर काफी ज्यादा सवाल खड़े हो जाएंगे, इन पर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, ऐसा विपक्ष का तर्क है। और विपक्ष के द्वारा लगातार सदन के बाहर हो गया या फिर हर जगह
एफसीआरए को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। लेकिन सरकार बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं है कि जो विदेशी फंडिंग आ रही है किसी एनजीओ को या फिर किसी संस्थान को, तो उसके पारदर्शिता में किसी भी प्रकार का ऐसा कदम ना उठाया जाए जो गैर कानूनी हो। तो सरकार पूरी पारदर्शिता चाहती है कि जो विदेशों से फंडिंग आ रही है उसका पूरा इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए और उसका पूरा ब्यौरा जो है सरकार के पास रहे। अब सबसे अहम सवाल कि एफसीआरए को जो है पारित करने के लिए, एफसीआरए को सदन में अगर पेश किया जाता है तो उसके लिए सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत है, परिसीमन के लिए ज्यादा बहुमत की जरूरत है और उतनी बहुमत अभी एनडीए के पास नहीं है। एनडीए में जितनी सीटें हैं उससे अधिक भी उसको वोटिंग की जरूरत पड़ने वाली है परिसीमन को पारित करने के लिए, लेकिन एफसीआरए को पारित करने के लिए उसके पास वोट है। एनडीए के पास इतनी बहुमत है कि वो एफसीआरए को पारित कर सके। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एनडीए एफसीआरए को पारित कर क्यों नहीं रही है, इसको भी लेकर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि एफसीआरए को सरकार इसलिए जल्दबाजी में पारित नहीं कर पा रही है क्योंकि विपक्षी दल की जो पार्टियां हैं कुछ, वो एनडीए के लिए आगे काम आ सकती हैं। साफ शब्दों में समझें तो परिसीमन के लिए सरकार को एनडीए के बजाय दूसरी पार्टियों से भी बहुमत के लिए वोट चाहिए होगा। इसके लिए कई पार्टियां वोट करने के लिए तैयार भी हैं परिसीमन के लिए। कई पार्टियों की तरफ से शर्तों के साथ परिसीमन को सपोर्ट करने की बात भी निकलकर सामने आई, लेकिन एफसीआरए पर वही पार्टियां विरोध भी जता रही हैं। तो मुद्दा यहीं पर फंस रहा है, मामला यहीं पर फंस रहा है। एनडीए चाहती है कि परिसीमन को पारित किया जाए, परिसीमन को अगर पेश किया जाए सदन में तो परिसीमन जो है आसानी से पास हो सके। तो इसके लिए एनडीए को बहुमत की जरूरत पड़ने वाली है और एनडीए के पास अभी उतना वोट नहीं है कि वो परिसीमन को बहुमत से पारित कर सके। इसके लिए उसे दूसरी पार्टियों की मदद लेनी पड़ेगी। अब यहीं पे मामला फंस रहा है। अब वो जिन पार्टियों को मनाने की कोशिश कर रहा है परिसीमन पर एनडीए, वही पार्टियां एफसीआरए पर आकर विरोध जता रही हैं। वही पार्टियां नहीं चाह रही कि एफसीआरए में जो संशोधन है वो हो। तो इसलिए एनडीए की तरफ से थोड़ा सा इस विधेयक को लेकर ढिलवाई बरती जा रही है कि इसको तुरंत ना पेश करने के बजाय इस पर थोड़ा विचार विमर्श किया जाए और इस पर थोड़ी चर्चा करने के बाद इस विधेयक को पेश किया जाए। वही आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई अब कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। मानसून सत्र जो है कुछ दिनों में अब खत्म हो जाएगा। आखिरी पड़ाव पर मानसून सत्र पहुंच गया है। अब इसी बीच ये भी बोला गया कि गृह मंत्री अमित शाह आकर सदन में जो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, जो लाठीचार्ज की गई थी, जो पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा था, इस पर आकर जवाब देंगे। तो विपक्ष लगातार इसकी मांग उठा रहा था। अब इस पर भी बात बोल दी गई है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह अब आकर सदन में इस पर जवाब भी देंगे। और कल अमित शाह सदन में आए भी थे, लेकिन अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह अब सदन में इन अंतिम पड़ाव, मानसून सत्र के इस अंतिम पड़ाव, इस कुछ दिनों में एफसीआरए को सदन में पेश कर सकते हैं। तो परिसीमन को लेकर भी काफी ज्यादा अटकलें तेज हुई हैं और एफसीआरए को भी लेकर काफी ज्यादा अटकलें तेज हुई हैं। लेकिन लगातार विपक्ष द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर करके इस बिल का विरोध कर रहा है और लगातार ये विपक्ष की बात करें तो उसके साथ साथ कुछ ईसाई कम्युनिटीज के कुछ अलग संस्थान भी हैं, वो भी इस बिल का लगातार विरोध कर रही हैं। लेकिन सरकार का तर्क सिर्फ यही है। और आपने देखा होगा कि जितनी सरकारें आई हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हो, सभी पार्टियों ने, सभी सरकारों ने लगातार एफसीआरए को सख्त ही किया है। एफसीआरए में जितने भी संशोधन हुए हैं, एफसीआर में उसमें लगातार जो संशोधन हुए उसमें कार्रवाई और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और पारदर्शिता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और 1976 की बात करें तो इंदिरा गांधी ने भी यही किया था। एफसीआरए वो लेकर आई थी कि जो विदेशी फंडिंग आ रही है उसका जो ब्यौरा है वो सरकार के पास रहे। कोई भी एनजीओ या फिर कोई भी संस्थान क्यों विदेशी फंडिंग ले रहा है, इसकी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए, इसलिए एफसीआरए लाया गया था। जिसके बाद 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई तो वहां पर भी एफसीआरए को लेकर संशोधन किए गए और जो कार्रवाई प्रक्रिया थी या फिर जो भी एफसीआरए को लेकर कानूनी प्रक्रियाएं थी उनको पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया और कुछ नियम कानून भी वहां पर ऐड ऑन किए गए। जिसके बाद अब 2020 का समय आया था, उस समय भी बीजेपी ने 3 बड़े परिवर्तन किए थे एफसीआरए को लेकर। वहां पर भी सख्ती दिखी थी, मनमोहन सिंह की सरकार में भी सख्ती दिखी थी और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस वक्त भी एफसीआरए को लेकर सख्ती दिखी थी। अब 2026 आया है, 2026 में भी
एफसीआरए को लेकर लगातार सख्ती रखी जा रही है और विदेशों से जो आने वाली फंडिंग है उसको लेकर पारदर्शिता की मांग सरकार द्वारा किया जा रहा है। आप ही एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि कोई विदेश फंड कर रहा है किसी संस्थान को और उस फंड का इस्तेमाल उस जिस कार्य के लिए सरकार को ये बताया जाए, जो एफसीआरए उनके पुराने नियम के तहत सरकार को ये बताया जाए कि हमको एक दलितों के लिए बात की जाए या फिर एक पिछड़ा वर्ग है उसके लिए हमको एक स्कूल बनवाना है जहां पर बच्चे आकर पढ़े और इस पर्टिकुलर जगह पर स्कूल्स की काफी ज्यादा कमी है तो वहां पर एक आके स्कूल बनाया जाए। तो उसके बाद विदेश जो है उसको उस एनजीओ को, संस्थान को फंड करता है। विदेश जो है लगातार विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल उस एनजीओ द्वारा उस स्कूल को बनवाने के लिए किया जाता है, लेकिन सरकार के पास तो ये ब्यौरा दिया गया है कि हमको स्कूल बनवाना है, बच्चों के मदद के लिए स्कूल बनवाना है, लेकिन अगर वो एनजीओ वो स्कूल बनवाने के बजाय अगर उस पैसे को कहीं और लगा देती है या फिर उस पैसे का कुछ हिस्सा किसी और चीज में लगा देती है तो इस पर काफी ज्यादा सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा में विदेशी फंडिंग जुड़ने के खबर निकलकर सामने आई थी, आंदोलनों में ऐसी कई सारी विदेशी फंडिंग की बात कही गई थी, तो इसको लेकर भी काफी ज्यादा सवाल खड़े होते हैं कि देश में जो हिंसा भड़काई जा रही है, जो आंदोलन किए जा रहे हैं, उसको विदेश से फंड मिल रहा है और जो असामाजिक तत्व हैं या फिर जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं वो देश में हो रही है, जिसके कारण विदेशों के फंड के कारण देश में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इसी को ठीक करने के लिए लगातार एनडीए द्वारा, सरकार द्वारा ये विधेयक लाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष पहले की तरह अपने सवालों पर उतारू। विपक्ष पहले की तरह विपक्ष ने तो ठान लिया है कि अगर कोई भी विधेयक सदन में पेश किया जाएगा, भले ही वो सही हो या फिर गलत हो, हमको उसका विरोध करना है। गलत का तो विरोध ठीक है, लेकिन सही विधेयक का भी विरोध विपक्ष द्वारा देखने को मिलता है। विपक्ष ने पूरी तरीके से एक अपने अंदर मेंटालिटी बना ली है, एक नैरेटिव सेट कर लिया है कि कोई भी विधेयक अगर सरकार द्वारा पेश किया जाएगा तो हमको बस उसका विरोध करना है। हमको ये नहीं देखना कि उस विधेयक को पारित होने के बाद क्या क्या पारदर्शिता आएगी और क्या क्या गतिविधियां जो रुक जाएंगी और देश हित में साबित होंगी। लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार ने भी कमर कस लिया है कि एफसीआरए के तहत तो जो विदेशी फंडिंग आएगी उसको पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार के सामने पेश किया जाएगा और अगर एफसीआरए जो है रजिस्ट्रेशन खत्म होता है तो उस संस्थान का पूरा जो है कंट्रोल सरकार के हाथ में आ जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। और इस विधेयक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि सदन में ये विधेयक पेश होगा तो क्या क्या चर्चाएं होती हैं और उम्मीदें जताई जा रही हैं कि जो मानसून सत्र के बचे हुए कुछ दिन हैं उसमें ये विधेयक पारित हो सकता है और इस विधेयक पर लगातार चर्चाएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो उम्मीदों का बाजार काफी ज्यादा गर्म हो चुका है और विपक्ष की तरफ से भी लगातार विरोध दर्ज कराने की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि मानसून सत्र के आखिरी दिनों में क्या गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को सदन में पेश करेंगे या फिर इस बिल को आगे के लिए छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। टीवी7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जुड़ रहे हमारे साथ। नमस्कार।